जिस तरह डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, एक दिन के लिए आप बंद करके देखो, तभी लोगों को इज्जत समझ में आएगी कि डॉक्टर क्या डिजर्व करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, रोज एक नया कांड हो रहा है। कुछ दिन पहले आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान के प्रेसिडेंट साहब को बेरहमी से मारा गया। पहले अंदर मारा, बाहर लेके कपड़े फाड़े। आप एक वकील पे हाथ उठा दो, पूरा का पूरा कोर्ट बंद हो जाएगा। तो हमारे देश में ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई है हॉस्पिटल्स की, लोगों को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम। डॉक्टर सिस्टम का पार्ट है। डॉक्टर बनने के लिए जो हो रहा है उसमें भी बहुत घपले हैं। नीट स्कैम। सरकार ने ये भी कहा था कि हम एयरफोर्स के जेट्स यूज करेंगे। ट्रांजिट पे तो पेपर पकड़ा भी नहीं जा रहा। पेपर तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर लीक हो रहा है, उसके बीच में आप रॉकेट यूज कर लो, प्लेन यूज कर लो, होगा कैसे? लोगों की डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। मिनिस्टर साहब को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जो उनके नीचे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनको तो कर जाना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड का फ्यूचर कैसे देखते हो देश में? सर, हेल्थ केयर है तो देश है। इम्प्रूव होगा। डॉक्टर नचिकेत, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। तो मैं आपसे ना बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बड़ी सीरियस बातें हैं, ज्यादातर सीरियस ही बात। आप डॉक्टर हो और आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो और आप मेडिकल फील्ड को बहुत अच्छे से समझते हो। आपने बहुत हद तक मेडिकल फील्ड की बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी हैं। यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। मेडिको एक्टिविज्म इज समथिंग दैट यू डू। बहुत बड़े बड़े एंगल्स हैं, देखो 2-3 एंगल बहुत बड़े बड़े। एक तो हमारे देश में ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई है हॉस्पिटल्स की, लोगों को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक इंसान को क्या जानने की जरूरत है हॉस्पिटल जाने से पहले, हॉस्पिटल के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, किसको ट्रस्ट करना नहीं करना। दैट इज वन एंगल। द अदर एंगल इज डॉक्टर बनने के लिए जो हो रहा है उसमें भी बहुत घपले हैं। नीट स्कैम, नीट के पेपर लीक होते रहते हैं। पूरी की पूरी दुनिया इस चीज पे हमारी हंसी उड़ा रही है कि हमसे एक पेपर नहीं संभल रहा है। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं। यू हैव सीन द कोचिंग साइड ऑफ द entire field also. आपका क्या ओपिनियन है इस पे? How angry are you? How outraged are you? What would you do if you were at the side of the government? Can it be justified? What is the angle that the public needs to know that they don't know coming from you? सर, सबसे पहली बात है कि जब 22 लाख बच्चे के एग्जाम दे रहे हो, हाँ, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एग्जाम्स द गवर्नमेंट शुड हैव इन देयर माइंड। और जब पूरी दुनिया बात कर रही है एआई की, चैट जीपीटी आपकी जिंदगी का बहुत क्रिटिकल पार्ट हो रखा है, तब हमारा देश 22 लाख बच्चों वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम ओएमआर शीट में कराता है। जब हम ओएमआर शीट को सोचते हैं ना, तो वही है कि पेपर आपके हाथ में आएगा, क्वेश्चन पेपर, और आप ओएमआर शीट से भरोगे। कितनी स्टुपिडिटी वाली बात है। जब पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, हम आज तक इस 1960s के मेथड पे क्यों काम कर रहे हैं? हम ये पेपर लीक की बात क्यों करते हैं? हाँ। क्योंकि हर साल हमें 4-5 खबरें आती हैं। इस साल लोग भी पकड़े गए, लास्ट ईयर पकड़े गए। होता क्या है कि ये भी सुनने में आएगा आपको कि एक सेंटर से ही 4-5 बच्चे निकले जिनके 720 नंबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एग्जाम छप रहा है तो उसके लीक होने के चांसेस हाईएस्ट लेवल पे है। जहां पेपर पब्लिश होता है, सबसे पहले होती है वहां से निकल सकता है। जहां पेपर कुरियर होना शुरू होता है जी, पेपर जहां पहुंचता है सेंटर पे, लोग सेंटर पे जुगाड़ करे बैठे होते हैं। और आजकल सील को क्रैक करके सील का वापस जोड़ना कितना आसान काम है। बच्चों वाले खेल हो चुके हैं। पेपर वहां क्रैक होता है और उसके बाद बच्चे का जब पेपर आता है तो वो ऑलरेडी पेपर, जो प्रिविलेज किड्स होते हैं जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस पूरे सिस्टम को, अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ये भी कहा था कि हम एयरफोर्स के जेट्स यूज करेंगे। अरे, ट्रांजिट पे तो पेपर पकड़ा भी नहीं जा रहा। पेपर तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर लीक हो रहा है, उसके बीच में आप रॉकेट यूज कर लो, प्लेन यूज कर लो, होगा कैसे? आप इस पेपर को अगर एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लेटफॉर्म में कराओगे तो चांसेस ऑफ लीक उसमें भी है, बट सिग्निफिकेंटली लेस है। आप एक टाटा जैसे एजेंसी के साथ सिक्योर्ड सर्वर पे करते हो तो पेपर उसी टाइम आपके सामने आता है। उससे पेपर लीक होने के सिस्टम क्या होते हैं कि somebody can hide, basically hack the computer, स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है तो उससे पेपर सॉल्व हो रहा है। बट पेपर पहले बाहर आना, इसके चांसेस है भी तो बहुत मिनिस्क्यूल है। बट जो अभी हो रहा है उसको तो बहुत आसान है। अभी पेपर पहले लीक हुआ, अब आपने देखा होगा रिसेंटली पोस्ट चल रहे हैं कि जो जून 21 वाला एग्जाम है वो भी लीक हो चुका है। अच्छा, टेलीग्राम पे ये पेपर दोबारा बिक रहा है। क्या बात कर रहे हो? इसकी सच बात है। Really? आप टेलीग्राम पे कितने पोस्ट में देख चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी इस बारे में कि पीपल आर क्लेमिंग दैट द पेपर हैज बीन लीक्ड अगेन। अब ये बात सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, बट ये बोल्ड क्लेम्स ऑलरेडी चल रहे हैं एंड आई एम 99% श्योर इफ द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, वो पेपर फिर से लीक हो जाएगा। बिकॉज द वल्नरेबल लीक पॉइंट्स आर स्टिल द सेम। कुछ हो थोड़ा ना उस मामले में।
till the time the government doesn't convert into a CBT exam, it is going to leak every year. लोगों की डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। आई नो दिस इज नॉट अ मेडिकल क्वेश्चन, बट आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मिनिस्टर साहब को करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जो उनके नीचे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनको तो कर जाना चाहिए। एनटीए को तो अब रिजाइन तो खैर एक बहुत छोटी चीज होगी, एनटीए को तो डायरेक्टली शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यस, एब्सोल्युटली। अब 22 लाख बच्चों की जिंदगी का तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। एंड कितना आसान है, पेपर हो गया, लीक है, हम दोबारा कराएंगे। भाई एक बच्चा पिछले 3 साल से पढ़ रहा है, घर बार छोड़कर कोटा बैठा है, उसने दोस्त ही देखे, उसने परिवार नहीं देखा, फेस्टिवल्स ही देखे, कुछ नहीं देखा, बस उसकी जिंदगी ये थी। उसके साथ वाले लोग कोई सुसाइड कर लेता तो वो ट्रॉमा भी झेलना है उस बच्चे को, उसके माँ बाप को तो झेलना ही है, बट इसको भी झेलना है। एंड जो लोग वहां जाते हैं वो बहुत ही मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी कमाई लगाई होती है सिर्फ इस बात पे कि हमारा लड़का अब इंजीनियर या डॉक्टर बन के बाहर निकलेगा। दे डोंट हैव एनी अदर वे रूट। बट उस टाइम पे जब आप कहते हो ना कि यार ये एग्जाम रीलीक होगा, इट्स सिंपल लाइक सेइंग कि इज विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड? यस, बट क्या वो हर में 100 मारता है? ढक पे भी आउट होता है, अगले में 100 मार देता है। तो यार आपका एक जो एग्जाम है उस दिन यू गिव योर बेस्ट। अगर आपने 100 वाली सेंचुरी मारी थी और अगले दिन समझ में आता है कि नहीं, that century is cancelled because of some other player in the market. Imagine the trauma that kid will go through in his life. Right. That is again something which is hilarious, something which is supposed to be very angry. इतने नॉर्मल बना दिया ना हमने इन सबको कि हाँ यार ठीक हो गया, वापस बैठो। आपने कहा कि जिंदगियां बर्बाद करने वाली एक इक्वेशन है इसमें, जो कि ऑब्वियसली है ही, एंड इट इज अ इशू ऑफ नेशनल शेम, आई विल से। कोचिंग माफिया, सोशल मीडिया पे आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई। सबका फेवरेट पास टाइम तो है ही कि कोचिंग को माफिया बोल के कोचिंग बैशिंग करते हैं लोग। आपका क्या ओपिनियन है? इज देयर समथिंग कॉल्ड एज अ कोचिंग माफिया, और इज इट जस्ट फ्री मार्केट? फ्री मार्केट के अंदर जो एजुकेशन गैप छोड़ रही है, प्राइवेट प्लेयर आके उस गैप को फिल कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग, देयर इज नो सच थिंग एज अ माफिया। आपका क्या टेक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोचिंग एक कड़वा सच है इस देश के लिए। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि कड़वा क्यों है इतना। कड़वा क्यों है? क्योंकि लोग जब एजुकेशन के लिए चार्ज करते हैं ना तो लोगों को पसंद नहीं आता। उनकी गलती नहीं है। कोच एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट टू एवरीवन। आज आप अब नीट यूजी का पेपर देखो और आप अपनी एनसीईआरटी किताब देखो, वो कभी मैच ही नहीं करती कहीं से। वहां जो फिजिक्स के सवाल चल रहे हैं वो फिजिक्स के ट्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, आप अपने जो नॉर्मल स्कूल है उनके हाथ में दे दो फिजिक्स का पेपर कि आप सॉल्व करके दिखा दो, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उनकी भी गलती नहीं है, द स्टैंडर्ड हैज बीन रेज्ड टू हाई। सो सिमिलरली उसको पढ़ाने के लिए यू नीड प्रोफेशनल्स जिनका रोज का काम है वैसे लेवल की चीजों को पढ़ना, वैसे चीजों के लेवल को समझना। आप अपने बोर्ड के एग्जाम को क्या नीट यूजी के एग्जाम से कंपेयर कर सकते हो? आंसर है नहीं। स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड के लिए, एक एजुकेटर, एक कोचिंग का बंदा पढ़ा रहा है उस एग्जाम के लिए। देयर इज अ ह्यूज लेवल ऑफ डिफरेंस इन द क्या कहते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट एग्जाम। तो अगर आज कोचिंग नहीं होगी बीच में तो ये जो गैप है ना हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है। दो चीजें मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई कम फ्रॉम अ sort of a teaching background and also from the government background. Government exam तो खैर मेरी लाइफ का एक थीम रहा ही है। So AI is coming. आपने कहा कि CBT होना ही चाहिए। अगर AI किसी चीज को नहीं छू पा रहा है अभी तक, तो ये है कि no teachers are not alike. There will be a superior and inferior teacher. There will be a teacher who is able to get through to the student, and there will be a teacher who will put them to sleep. It is not the same outcome. Here you are selecting people to become doctors. If you are going to do that, आपको एक लेवल ऑफ टेस्टिंग क्रैंक अप करनी ही पड़ेगी। बोर्ड पे आप सिर्फ इवैल्यूएट कर रहे हो कि इसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है और ये कौन से कॉलेज में जाने के लायक है। यू आर नॉट सिलेक्टिंग फॉर अ डॉक्टर एट दैट लेवल। That purpose is different and so quality is different. The quality is different, the quality of teacher is different. The quality of teacher is different. The person who has higher quality is not willing to teach in a government school for free, wants to be paid more. Does that equate to what is called as a mafia? मतलब एक इंडस्ट्री जो एक प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है, क्या उसको हम माफिया कह सकते हैं? ऑफ कोर्स माल प्रैक्टिसेस होती हैं इसके अंदर। माल प्रैक्टिसेस कहाँ नहीं होती? चाइना ने कोचिंग इंडस्ट्री को बैन कर दिया, पता है आपको? सुनने में आया मुझे। नॉट रिसेंट, 1-2 साल पहले की बात है। उनके वहां पर एक आर्ग्यूमेंट होने लगा कि यार जो बहुत प्रिविलेज लोग हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं और जो अंडर प्रिविलेज है वो नहीं कर पा रहे। पब्लिक स्कूल का पॉइंट क्या है? अगर आप इतनी बड़ी, तो वहां पर भी बाइजूस टाइप के बड़े बड़े अटैक बन गए थे। एक रात बैन कर दिया गया, खलास, खत्म। डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू इन दिस कंट्री? सर कैसे होगा? आप मुझे बताओ, नीट यूजी का एग्जाम OMR शीट पे होता है, इट्स एन MCQ एग्जाम। कौन सा स्कूल आज के दिन पे उस लेवल के सवाल बना के बच्चों को दे रहा है? आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है रिटर्न सब्जेक्टिव,
नीट यूजी हो रहा है, OMR MCQ पढ़ना सॉल्व करना अपने में एक आर्ट होता है। कौन सिखा रहा है स्कूलों में? मैं अपने टाइम को बताता हूँ, मेरे टाइम पे भी मेरा पूरा जो स्कूल का शेड्यूल था, करिकुलम था, दैट वाज सब्जेक्टिव। मेरे बोर्ड सब्जेक्टिव थे, प्री बोर्ड सब्जेक्टिव थे, आई एम श्योर आज भी वही है। MCQ तो कहीं है ही नहीं, और फिर एकदम से मुझे कहा जाता है कि अब तुम्हें MCQ देने हैं जिसमें एक एक छोटे से वर्ड की वैल्यू है, वेयर इन, वेयर एज, एक्सेप्ट, नॉट दिस। तो वो पढ़ना कौन सिखाएगा मुझे? स्कूल वाले तो नहीं सिखा रहे ना स्कूल में उतने लेवल की एजुकेशन है, और मैं कहता स्कूल में पढ़ो। अब मेरा छोड़ो, किसी भी अच्छे स्कूल की बात कर लो, मॉडर्न स्कूल हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी आपको MCQ सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी किसी ने नहीं बोला है। तो या तो मेरा नीट यूजी का एग्जाम ही सब्जेक्टिव हो, तो मैंने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चन मैंने देखे थे, मैं उनको सॉल्व कर सकूं। भाई वो जिंदगी, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। इसको ब्रिज करने वाले को कोचिंग कहते हैं, और हमारी जरूरत है ही इसलिए क्योंकि सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है कि ये जो दो दुनिया हम बना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल और बोर्ड लेवल, हाँ। ये दोनों अलग चल रही हैं। दीज आर पैरेलल वर्ल्ड्स, यार पैरेलल दे आर नॉट मैचिंग एनीवेयर। अगर आज हम कोचिंग वाले नहीं होंगे तो इन्हें मैच कौन कराएगा? कौन बताएगा हमें कि भाई ये ABCD और ऑल का, ABC और ऑल का मतलब क्या होता है? अब वो कहना बड़ा आसान होता है, बट जिस जिस आदमी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है उसको पता है इन छोटे वर्ड से ही 99% क्वेश्चंस में गलती होती है। वही तो कोचिंग वाले सिखाते हैं। आप अगर मैं पढ़ाई भी छोड़ दूं, सर 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है। कौन सा स्कूल आज जो MCQ लेवल है वो भी दे रहा है? हाँ आजकल भी 10 क्वेश्चन देने शुरू किए उन्होंने। हाँ उन्होंने 90% सब्जेक्टिव कर दिया, 10% के लिए ऑब्जेक्टिव कर दिया, और वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना के दे देते हैं। राइट। मैं अगर मेडिकल वर्ल्ड की बात करूं, मैं नीट PG पढ़ाता हूँ, नीट PG पढ़ाता था बेसिकली, अच्छा। उस इंडस्ट्री का पार्ट था। सर जो क्वेश्चन नीट PG के एग्जाम में पूछा जा रहा है वो मेडिकल कॉलेज से रिलेट भी नहीं करता, वो इतना हाई लेवल चल रहा है। अच्छा। कंप्लीट क्लिनिकल पढ़ा रहे हैं। अब पूरा मेडिकल वर्ल्ड जो कॉलेज के अंदर है वो आज भी बोरिंग थियोरेटिकल्स पे काम कर रहा है। कितना बुरा हाल है। अच्छा। तो या तो आप पहले अगर सरकार क्या करे, चाइना जैसे बैन लगाना है ना, तो इन लोगों को जो आपके कॉलेज के टीचर हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनको आप कोचिंग लेवल पे ट्रेन कर दीजिए। अगर बच्चों को स्कूल या कॉलेज में वो ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, कोचिंग खत्म हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एक बारी जो सिलेक्शन और हेड हंटिंग और फिल्टरिंग भी बोल रहे, लेट अस नॉट कॉल इट सिलेक्शन आल्सो, लेट अस कॉल इट फिल्टरिंग फॉर द डॉक्टर, जो इस देश के डॉक्टर बनेंगे, वो सिस्टम खराब है। सिलेक्शन के बाद डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, वहां क्या रियलिटी? आर डॉक्टर्स ट्रेन्ड इनफ प्रॉपर्ली? Are they educated enough? Do they have good? Are they, come relative to the international standard? जो उनके बाहर के peers हैं, कि वहाँ पे भी उल्टा सीधा कुछ पढ़ाई वढ़ाई को ढंग से कराई नहीं जा रही। And I'm talking about everybody. I'm not talking about the premier institutes, जहाँ पर तो अच्छा ही होगा। नहीं सर, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं ना, राइट, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में घुस जाते हो तो घिस घिस के आपको सिखा देते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको रिलेटिवली वही काम ऑलमोस्ट रोज करना होता है। और फर्स्ट ईयर में तो जब आप फर्स्ट ईयर JR1 कहते हैं उन्हें हम लोग, अच्छा। कि फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है। सो बेसिकली उस टाइम पे आपकी ड्यूटी होती है नॉर्मली 24 से 36 घंटे की, हफ्ते में 4 से 5 बार। ठीक है, आपको कुछ खाने पीना नहीं देते, कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ काम ही करना होता है। तो वो कहते हैं ना, घुनना वर्ड होता है, वो आपको घुन घुन के डॉक्टर बना देते हैं पूरा का पूरा। तो एकदम से लाइफ चेंज होती है हर डॉक्टर की, जैसे ही वो PG1 बनता है, अपनी लाइफ सीख जाते हैं। और हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं है। हाँ, बात की जाए कि उनकी परवरिश कैसे होती है, वो बहुत बहुत बुरा है। 24-37 घंटे काम कराते हैं, सोने नहीं देते, खाना नहीं मिलता बिल्कुल ही। दिन का 1 मील मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, सोने को 2 घंटे मिल जाए वो भी भगवान की दया है। वो दुर्गति बहुत ज्यादा है, बट इन एनीवेज पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग घिसाई तो बहुत ही घिसाई जबरदस्त है। ठीक है, so that will turn them into at least good practitioners, at least they will not be sleeping in their house. अब आते हैं हम actually when they enter the job. अब of course the whole set of questions related to this is about what is happening in this country with regards to मेडिकल करप्शन ही बोलूंगा मैं तो उसको। जो हम सुनते हैं मेडिकल स्कैम सुनते हैं, हम ये सुनते हैं, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ट्राइब्यूनल में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब आई वाज अ गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक केस आया, बहुत बड़े हॉस्पिटल का, नाम नहीं लूंगा, कई हजार करोड़ का सर्विस टैक्स का मैटर में मैंने पूरी फाइल पढ़ी। फाइल में ये था कि हॉस्पिटल डॉक्टर को एक रेवेन्यू शेयर दे रहा था। ठीक है, अग्रीमेंट था 20%, मेरे को याद है, और उस 20% में डॉक्टर के टारगेट थे। केस ये था डिपार्टमेंट का टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर तुम एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो तो तुम सर्विस टैक्स क्यों नहीं दे रहे, पर उसको छोड़ ला, टैक्सेशन को छोड़। डॉक्टर के एग्रीमेंट पढ़े मैंने उसके अंदर, मेरे को केस तैयार करना था, मैंने पूरा का पूरा डॉक्टर का ऑब्लिगेशन पढ़ा उसके अंदर। मैंने ये पढ़ा कि रेवेन्यू शेयर के टर्म्स होते कैसे हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल सेल्समैन जैसी फीलिंग आई। और वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वो मेरे को कोई वैक्सीनेशन रेकमेंड कर रहे हैं या वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो एक तो उनके सर पे तलवार है लिटरली, और अगर करप्शन नहीं होगी और स्कैम नहीं होगा और लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो होगा क्या? क्या आपका भी यही रीडिंग? सर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें से जी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हॉस्पिटल एंड डॉक्टर आर द सेम एंटिटी, दे आर टू डिफरेंट एंटिटी। ओके।
हॉस्पिटल इज रनिंग द कंप्लीट सिस्टम, डॉक्टर एज एन एम्प्लॉय हु इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। आज मेट्रोपॉलिटन में जी। हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी चल रही है, तो डॉक्टर्स की कमी चलती है सेकंड और थर्ड टियर सिटी में। एवरीबडी वांट्स, एवरी डॉक्टर वांट्स टू कम टू अ मेट्रोपॉलिटन फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बीइंग, ऑलराइट। पैसा यहीं पे है। ये जो आप रोज सुन रहे हो कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर बाइंग हॉस्पिटल्स, दे आर ब्रिंगिंग एमबीएस टू रन द शिप। जहां भी कोई डॉक्टर हेड पे होता है ना, वहां यू विल नेवर फाइंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अपोलो है, शेट्टी सर चला रहे हैं, वेदांता है, ये सारे बंदे हैं। यहाँ पे आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। मतलब मैं तो इतने सीनियर डॉक्टर्स का पॉडकास्ट करता हूँ, हर बंदा ओपनली कहता है कि हमें आज तक एक भी जगह ने टारगेट नहीं दिया है, क्योंकि व्हेन अ डॉक्टर इज ड्राइविंग द सिस्टम, दे नो द वैल्यू ऑफ अ लाइफ, दे नो इट कांट बी कैलकुलेटेड इन द न्यूमेरिकल्स। बट जब भी ये एमबीएस आते हैं ना, दे थिंक दैट ऑफ कोर्स वी आर रनिंग अ कॉर्पोरेट सेटअप, वी नीड दीस काइंड ऑफ रेवेन्यू सेटअप्स, एंड डॉक्टर को प्रेशराइज किया जा सकता है। बट दिस इज अगेन, ये कहानी है 2 से 4% हॉस्पिटल्स की, और ऐसा नहीं है सर कि पूरी हमारा पूरा प्रोफेशन बिल्कुल दूध साफ है। 2-4%, 6% छोटे नर्सिंग होम में हो रहा होगा कि गलत प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, गलत चीजें दे रहे हैं, मैं मानता हूँ, हर फील्ड में है ये। बट अगर मैं ये कहूँ कि कोई डॉक्टर इन हिज ओन सेंसेस किसी को कभी भी गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर की सबसे बड़ी जो चीज है ना उसके पास, उसकी इज्जत और रेपुटेशन है। और किसी ने अगर उस पर कीचड़ उछाल दिया ना, तो पैसा तो उनके लिए मायने रखता नहीं है, इज्जत पे कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सो आई नो फॉर वेरी फैक्ट कि ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, कॉर्पोरेट जो लेकर आए, ये एमबीए वाले लेकर आए प्रेशर देने के लिए कि भाई तुम्हें इतना काम करना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे अस्पताल ठीक भी होते हैं। मैं खुद अभी अपोलो में था, मुझे समझ में आया कि पेशेंट ना परेशान क्यों होता है, क्योंकि मैंने इस बार डिसाइड किया मैं एज अ पेशेंट जाऊंगा। मैंने किसी को कोई कॉल नहीं किया, नो रेफरेंसेस, नथिंग। इरिटेशन कहाँ आती है पेशेंट की, जब मुझे बताया गया कि भाई मेरा बिल होगा 3.5 लाख रुपए, माय वाइफ हैड अ सी-सेक। जब मैंने कॉल किया तो 3.5 था, जिससे मैं एडमिशन लिया उसे एस्टिमेट देते ना पहले। हाँ, एस्टिमेट देते हैं। जब मैं ज्वाइन किया, एडमिट हुआ, मुझे कॉल आया आपका एस्टिमेट 4.5 हो जाएगा। मैं उससे पूछ रहा हूँ कैसे होगा 4.5, समझा तो सही। आई एम गुड इन फाइनेंसेस, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूँ टैक्सेशन क्या होती है, तो मुझे समझा 4.5 कैसे होगा। सर ये तो डिस्चार्ज के टाइम पता चलेगा। आई कैन अफोर्ड 1 लाख मोर, आई डिड नॉट हैव एन इशू, आई वाज इन अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, मैंने उसको ज्यादा उखेड़ा नहीं। फिर जब मैं डिस्चार्ज कराने के लिए गया, भाई मेरा सब कुछ नॉर्मल था, एज पर प्रोटोकॉल था। तो भाई कोई एनएसयू नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, नथिंग। अरे तो तुम फिर 4 घंटे क्यों ले रहे हो मैं डिस्चार्ज के लिए? हाँ, यस यू आर राइट। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इनकी जान ले लेती है। सर टीपी आते बीच में, ठीक है। अब मेरी फाइल चली गई 11 बजे, TPA, मैं 4 बजे छूटा हूँ वहां से। इनका मैं उसके कोई- पास गया, सुनो ना, मैंने कहा कि भाई एक बात बता, मेरा एज पर प्रोटोकॉल हुआ, तूने मेरा 3.5 4.5 कर दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये 4.5 तो हो चुका है ना। तो जब मेरे डॉक्टर ने कल रात को कह दिया कि डिस्चार्ज होना है, तो तू कल रात को फाइल भेज देता। और ये 4.5 का, तू मेरा प्री ऑथ भी आ चुका था 50,000 रुपए का, मैं इंश्योरेंस का प्री ऑथ भी आ रखा है, फिर क्यों टीपीओ बीच में आना है? मैं कहा तूने तो 4.5 लाख का मुझे पैकेज बताया है, तो ये आधे घंटे में मेरा अप्रूवल आ जाना चाहिए, एंड आई शुड बी फ्री फ्रॉम द हॉस्पिटल बाय 12 PM। आपको पता है, मैं बिल्कुल सेम हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हाँ। एग्जैक्टली यही हुआ था मेरे साथ। आई हैड अ न्यूबॉर्न बेबी and my wife was there. We wanted to bring her home. They made us wait for 12 hours and they did not allow us a discharge for some stupid bureaucratic nonsense just like this. आ चुका है प्री ऑथराइजेशन। आपको पता फाइनली क्या हुआ? मैं 11 लाख रुपए देके निकला वहां से। It was 11 lakhs. फिर बाद में रिफंड आए जब आए, उसके लिए मैंने पीछे पड़ा, रिफंड तो उन्होंने कर दिए, बट एट द सेम टाइम द harrowing nature of the entire thing was so terrible. मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको अब ऐसा फिक्स करूंगा कि जिंदगी भर इनको कोई, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट, नाम लेके अपोलो, टीपीए, टॉर्चर करा इन्होंने हमें, हम परेशान हुए हैं। और ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको रिसेप्शन में लाइन लगा के खड़े हुए, इरिटेट हो रहे हैं। मतलब ये तो एक है, देखो, तो दिस इंश्योरेंस एंड ब्यूरोक्रेटिक एंगल इज डेफिनेटली एन इशू दैट दे शुड फिक्स। बट लेट अस कम बैक टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर एंड द गैप वेयर दिस। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, अब इसमें दिक्कत क्या है, पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम। द पॉइंट इज डॉक्टर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम। हाँ, नहीं, वो डॉक्टर्स को गाली देते हैं बाहर निकल के कि डॉक्टर स्कैम कर रहा है। नहीं सर, डॉक्टर स्कैम नहीं कर रहा, डॉक्टर सिस्टम का पार्ट है, जहां से हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है। डॉक्टर का काम है एज एन एम्प्लॉय आपकी बेस्ट सेवा करना। होता क्या है सर, लोगों को समझ नहीं आता। अब लेट्स सपोज आप एक सिम्टम लेके गए हो, आपने कहा मुझे खांसी है, डॉक्टर को लगता है यू माइट हैव ब्रोंकाइटिस, तो एज पर द गाइडलाइंस ब्रोंकाइटिस के इतने टेस्ट होने जरूरी है। हाँ, अगर आप यही काम यूएस में कराते हो, पहली बात तो आपको 6 महीने की वेटिंग मिलेगी, 6 महीने का नंबर आएगा, वो आपको 10 टेस्ट बोलेगा। आपको दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका इंश्योरेंस है, ये सब कुछ इंश्योरेंस में कवर हो रहा, आपने गए करवाए और आप आ गए। इंडिया प्रॉब्लम क्या है कि आधी चीजें इंश्योरेंस में कवर होती हैं, आधी नहीं होती, फिर वो टीपीए के साथ चीजें होती हैं। तो डॉक्टर की ओपीडी की अपॉइंटमेंट तो आपको 10 मिनट मिल जाती है, जो टेस्ट के पैसे देने पड़ते हैं आपके चुभते हैं। और इंडिया में आपको 10 टेस्ट नहीं बोले जाते, इंडिया में 3 टेस्ट बोले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों की दिक्कत क्या है,
और ये आप भी एग्री करेंगे, आपने इतने लोग सुना होगा, अभी हमारे बड़े भैया हैं, उनको चेस्ट पेन हुआ, गए, कहते कि यार डॉक्टर ने 4 टेस्ट करा दिए, कुछ निकला भी नहीं. नहीं, वो तो You खैर- must have heard this नहीं, line नहीं, coming नहीं, from that so is- many people. That is very stupid and naive बट actually. जान की खुशी नहीं है ना कि जान बच गई, ये दुख है कि मेरे 10 अरब चले गए, 4 टेस्ट करा रहे में कुछ निकला भी नहीं. अरे डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है ना. एक सिम्टम एक डिजीज की तरफ आपको धक्का देता है, बट अगर मैं सिम्टम को इग्नोर कर दूं, आपको खांसी है तो आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको टीबी जैसा कोई क्रॉनिक भी चीज हो सकती है, और आपको कुछ कैंसर भी हो सकता है. शुरुआत तो सबकी खांसी से ही हो रही है, तो अगर मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपको 1 है, 2 है या 3 है, सिंपल कफ है. ये सारी चीजें के लिए हमारा डॉक्टर आपकी मदद कैसे करता है, 10 टेस्ट नहीं कराता, वो आपको 3 में फ्री कर देता है. अब यार 3 की जो कॉस्टिंग है तो देनी पड़ेगी ना. और कल मैं ये बता रहा हूँ, भगवान ना करे उससे जो बाकी 7 नहीं कराए उसमें से कुछ निकल गया, तो यही जनता उसे वापस जाके मार रही होती है कि तुमने टेस्ट क्यों नहीं कराए. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. For a doctor, I know, I agree. The poor doctor is stuck. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. अब कराओगे तो गाली है, नहीं कराओगे तो गाली है. और हर बंदा चाहता है कि अगर पैसे खर्चे 10,000 रुपए मैंने मान लो MRI कराने में, तो छाती में कुछ तो निकलना चाहिए. नहीं, वो तो खैर मुझे लगता है थोड़े बिल्कुल ही अनएजुकेटेड लोग ऐसा बोलते सर हैं. एजुकेटेड बोलते हैं. that is sad because मतलब अगर if I am finding out something और अगर उसमें निकलता है कि वो नहीं है, तो that is a finding. It is an important finding कि नहीं है, so that I can move ahead and I can do मैंने different अपने diagnosis. बड़े भैया के मुंह से सुना था कि ये बेवकूफ बना गया मेरा, एंड आई फेल्ट सैड. यू आर एन एजुकेटेड मैन. बड़े भैया मतलब मेरे दूर के दोस्त हो गए, बड़े हो गए, तो मैंने वही कहा, मैंने कहा भैया कैसे आपका बेवकूफ बना गया. हाँ. आपके चेस्ट पेन था, आपका ब्लड प्रेशर हाई था, अगर वो 4 टेस्ट बोल रहा है तभी तो पता चलेगा ना कि अंडरलाइंग डिजीज क्या है. सही बात है. कुछ निकला ही नहीं, ये हो गया वो हो गया, पैसे लगवा दिए. अरे तुम इतने शराब में पैसे उड़ा देते हो, इतने तुम पार्टियों में उड़ा देते हो, बट तुम 10,000 रुपए नहीं खर्च पा रहे अपनी सेहत पे. इंडिया डजंट इवन ऑन डॉक्टर साइड एंड पेशेंट साइड, मैं पूरी इंडिया की बताऊंगा आपको, हम लोग हेल्थ केयर पे ध्यान देते ही नहीं है ना. अपनी देंगे, हमें सब कुछ करना है, हमें दारू पीनी है, हमें दबा के सिगरेट पीनी है, हमें गंदा खाना है, तेल वाला खाना खाना है, प्रोटीन हम लेते नहीं है, और एंड में गाली किसे देते हैं कि डॉक्टर को. हाउ विल दिस एक्चुअली वर्क. मैंने एक चीज सुनी थी, ऑल्दो देयर इज नथिंग कंफर्म्ड, और ना मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऑनेस्टली, कि सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है. डॉक्टर्स आर प्रेशराइज्ड टू गेट पीपल टू गेट प्रोसीजर्स जिसकी ज्यादा जरूरत ना हो शायद. एक एंडोस्कोपी फॉर इंस्टेंस, क्या ऐसा होता है? आर दे प्रेशराइज्ड टू गेट people to do more procedures that are more costly? सर आप टीचर हो, आप अगर किसी को कहोगे कि क्यू बैंक खरीद ले, तो जरूरत है, तो वो आप पे कह सकता है ना कि आप जो चीजें बेच रहे हो, बट आपको भी अंदर से पता है भाई स्टूडेंट अगर क्यू बैंक नहीं करेगा तो पास नहीं हो सकता. सिमिलर तरीके से सर जब एंडोस्कोपी होती है, देयर इज ऑलवेज 50-50 चांस, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, बट कुछ चीजें होती ही ऐसी है कि जब तक एंडोस्कोपी नहीं होगी तब पता नहीं चलेगा. और वो जो 50% जिनका कुछ नहीं आया वही निकल के बाहर गाली देते कि जबरदस्ती करा दिया. सर एक किसी बंदे ने 12 साल पढ़ाई करी है और उसको तो इतनी समझ में आती है कि भाई इसको एंडोस्कोपी की जरूरत है कि नहीं है. और लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स को प्रोसीजर से पैसा मिल रहा है. नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा. सारा अस्पताल पे जा रहा है, सारा अस्पताल पे जा रहा है. हर बंदा तभी आपको कोई चीज प्रिस्क्राइब करता है अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए, व्हेन ही फील्स देयर इज अ नेसेसिटी. एंड इफ समथिंग डज नॉट कम अप, दैट डजंट मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ टेस्ट. Naturally. Yeah. So the doctors are caught in the middle. Exactly. Understand. What are the malpractices that the hospital is doing? Malpractices hospitals are doing, they don't give a clear picture to the patient. What's your estimate, for example? Estimate में तो चलो मुझे आज उसने बताया, जैसे मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा ठीक है भाई 3.5 का मुझे बोला था, मैं तैयारी करके लाया, 5 लाख रुपए लेके आया हाथ में, फिर 4.5 बोल दिया. जब मेरा बेबी हुआ तो बेबी के मुझे 20,000 और देने थे, चलो ठीक है दे दिए मैंने. उसके बाद मुझे पता चला बीच में कि इफ इट वाज अ हाई रिस्क सर्जरी देन द बिल इज ओपन. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. ब्रो टेल मी ना, मुझे उतने पैसे का जुगाड़ भी तो करना है. अगर मैं आज भगवान की दया कि मैं 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए विदाउट अ थॉट अफोर्ड कर सकता हूँ, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता. आप अगर उसको चौथे दिन ही बताओगे कि भाई आपके तो 15 लाख बन गए, उसको तो वैसी फट लेगी. एट दैट मोमेंट व्हाट इज दैट पर्सन सपोज्ड टू डू? आई थिंक इट्स द हॉस्पिटल्स ड्यूटी. मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, प्रोसीजर सेकेंडरी है भाई. मेरी जेब में पैसे कितने उस हिसाब से मैं इलाज करवा सकता हूँ. अगर आज 15 लाख रुपए नहीं है तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? यू कैन कॉल द पुलिस, यू कैन कॉल दिस दैट, बट 15 लाख रुपए उग थोड़ा जाएंगे. तो आपको मुझे एज अ पेशेंट मुझे पूरा बताना चाहिए स्टार्टिंग में कि दिस इज हाउ द थिंग्स कैन गो, वेदर इट्स हाई रिस्क वेदर इट्स नॉन हाई रिस्क, हाउ मच द एस्टिमेट कैन गो. और मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल है. आप पैकेज बनाओ, ये नॉर्मल सीसेक का पैकेज है 4.5 लाख रुपए का, जो थोड़ी बहुत कंज्यूमेबल्स पर लड़ाई होती है हमेशा. सारी लड़ाई पता क्या होती है बस, वो होती है कि जो एंड के 15-20 ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कहता है कंज्यूमेबल्स हैव बीन यूज्ड एक्स्ट्रा, ग्लव्स, सलाइन, ये सारी चीजें, उस पर लड़ाई होती है जो 6 घंटे लगते हैं डिस्चार्ज के लिए.
क्योंकि द थर्ड पार्टी एश्योरर बेसिकली गोस थ्रू एवरी बिल एंड कॉर्नर, वो 6 घंटे लेता है। अरे सब कुछ इंक्लूड कर दो ना, आप पहले ही मुझसे 10% एक्स्ट्रा चार्ज कर लो कंज्यूमेबल्स के लिए, हाँ but make it a package so that at the end 4.5 lakh stays 4.5 lakh and my discharge can go up to like 1 hour maximum। और इस चक्कर में ये पूरा पेशेंट समाज बाहर निकलते हुए गाली देता जाता है अस्पताल को। सबसे बड़ा इशू है। तो एक बारी हॉस्पिटल पे आते हैं, इनकी बैलेंस शीट पे मैंने तो कभी देखी नहीं है ना, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है कि एक्चुअली में हाउ मच मनी डू दे मेक, हाउ मच प्रॉफिट डू दे मेक, हॉस्पिटल्स डू दे मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, I'm sure दे डू, a huge number। so it must be coming from somewhere, Yeah। it's coming from these procedures, it is coming from all these expenses. If you go to an OPD, very good doctor, 1500-2000 रुपए की कंसल्टेशन होगी, जिसमें से वो 20% हॉस्पिटल रखता है और 80% वो उसको दे देता है। बट दैट इज नॉट वेयर द प्रॉफिट इज बीइंग क्रिएटेड, वी ऑल नो दैट द प्रॉफिट इज बीइंग क्रिएटेड इन द टेस्ट्स, द प्रॉफिट इज बीइंग क्रिएटेड इन द प्रोसीजर्स, दीज कंज्यूमेबल्स जो आप बता रहे हो। तो ये इतना ग्रे एरिया, इतना प्रॉफिट बनाने का जो मार्जिन मिल गया है, इसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत ड्राइव अप हो गई है मेडिकल की, यू नो। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इट इज वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू, शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन टू कर्ब दीज प्रॉफिट्स? बिजनेस सेटअप है, बिजनेस को आप कैसे रोक सकते हो? आप एज अ पेशेंट आप आज भी तो इतनी सर्विसेज मांगते हो, आपको चाहिए कि मेरे बैक एंड कॉल पे 4 नर्सेज होनी चाहिए, वो खर्चा कौन देगा? मेरा कमरा लग्जूरियस होना चाहिए, कौन देगा? देखो सर, मेडिकल के अंदर ना दुनिया को पैसा देते हुए वैसे ही दिक्कत होती है, और कोई कमा रहा हो तो उससे भी दिक्कत होती है। बट एक अस्पताल को चलाना इज अ वेरी वेरी कॉस्टली जॉब। आपको जो हाई एंड डॉक्टर्स आके देख रहे हैं उनके सैलरीज भी तो है। जो मशीन्स आ रही है, मशीन सो एक्सपेंसिव है, एमआरआई की मशीन 1 करोड़ रुपए कॉस्ट करती है, तो वो जो मशीन की कॉस्टिंग है वो कहाँ से आएगी? आप एक कॉर्पोरेट अस्पताल में हो, एक प्राइवेट अस्पताल में हो, आपको पता है वो कॉस्टली है। अगर आपको फ्री में चाहिए, सर गवर्नमेंट बैठे हैं, काफी डीम्ड कॉलेजेस है वो बैठे हैं, वो आपको फ्री में कराने को तैयार है। बट एक प्राइवेट अस्पताल में जो लग्जरीज आप सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होटल से कम नहीं होती आजकल। कॉस्टिंग किसी को तो देनी पड़ेगी, तो वो प्रॉफिट आएगा तभी तो सर वो भी एक्सपैंड कर पाएंगे। जो नया R&D आप सोचते हो कि इंडिया में R&D क्यों नहीं होता, दीज प्राइवेट पीपल आर द राइट वंस टू डू, दे हैव टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम समवेयर। और सरकार यहाँ पे किसी को कोई भी बेनिफैक्टर्स नहीं देती, कोई बेनिफिट्स नहीं देती, ना उनको कुछ टैक्स में सुविधा मिलती है, ना आजकल कोई लैंड सस्ता मिल रहा है, क्योंकि जो लैंड एक टाइम में सरकार ने जोनिंग करी थी उसमें ऑलरेडी लैंड सारा अलॉटेड है। कोई भी नया अस्पताल खुलता है वो कमर्शियल प्लॉट पे खुलता है, उसकी अपनी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होती है। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इफ द हॉस्पिटल इज गेटिंग बेनिफिट्स ऑन द गवर्नमेंट, बट इफ दे आर नॉट देन इट्स अ प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता इतना टैक्स देने के बाद बीच में आने का। अच्छा ठीक है। अब एक यूजर पे आते हैं, एक पेशेंट पे आते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, उसको पता चलता है कि उसके कुछ टेस्ट बोले जा रहे हैं, उसको बोलता है कि आपको एडमिट होना चाहिए। उसको क्या जानना चाहिए और उसको क्या सोचना चाहिए या क्या नहीं सोचना चाहिए? व्हाट, हाउ डू यू प्रिपेयर समबडी मेंटली? और टेस्ट टेक अनदर एग्जांपल, आप अपने पेरेंट को लेके जा रहे हो अस्पताल में और आपको नहीं आइडिया है कि वहाँ पे रियलिटी क्या है और क्या करना होता है, तो उसको हम क्या बता सकते हैं कि वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए और उसके पास एक चेकलिस्ट सी आ जाए ताकि गलती ना हो? सर इसमें कोई चेकलिस्ट नहीं है। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज दैट अगर आप छोटे नर्सिंग होम में जा रहे हो, इट्स अ डॉक्टर ड्रिवन नर्सिंग होम, यू कैन टॉक टू द पर्सन, देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट दैट इज देयर, उससे काम हो जाएगा आपका। कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो जिस डॉक्टर के पास जाने की सोच रहे हो उसके गूगल रिव्यूज देखो। अगर कभी कुछ स्कैम अगर कर रहा होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा होता है, गूगल रिव्यूज में सब कुछ दिख रहा होता है। And if he is getting 5 stars all along, I'm sure that the person is worthy enough. You can very well trust that guy. Otherwise, there is no other checklist to be done. आपके जो टेस्ट होने हैं वो तो आपके पेशेंट के सिम्टम्स को देख के डायग्नोज हो पाएंगे कि हाँ यार ये टेस्ट होने हैं, और आप गए हो किसी चिकित्सक के पास तो आपको थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा। यही बात हम भी अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमारे पास अगर आया है तो भाई थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा। इफ यू ऑलवेज हैव अ डाउट इन योर माइंड तो नाइदर यू विल fully trust us, neither you will get fully diagnosed by us। अब 4-5 जगह बात करते रहोगे और एंड में नुकसान ज्यादा आपका ही होगा। ट्रस्ट इज द की वर्ड है, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। ट्रस्ट आपने बताया। अब ट्रस्ट से आई वांट टू चेंज द डायमेंशन एंड द कन्वर्सेशन का डायरेक्शन लिटिल बिट, कमिंग टू सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि आपने बोला सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, योर फादर वाज एन एंटरप्रेन्योर, नाउ यू आर डूइंग इट। बहुत सारे लोग अब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, एंड यू नो दे आर कंटेंट क्रिएटरप्रेन्योर, कॉल इट व्हाट यू वांट, गिग इकोनॉमी है। सबको क्या ओपिनियन है? व्हाट वुड यू रिकमेंड टू पीपल हु आर वांटिंग टू गो इन दिस डायरेक्शन? इज इट वर्थ इट? Absolutely. I think becoming a content creator currently in today's economy is like building an asset. जैसे आप real estate खरीदते हो, stocks खरीदते हो. If you have a following of your own, that is something nobody can take away from you. These are the amount of people you can influence with your word, and that is a power that you have if you become a content creator. Tomorrow, if you want to start a business, you want anything to do,
आपके पास एक ऑडियंस होती है जो आपको पूरा टाइम फीडबैक देती है, एंड दोज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। इमेजिन सर, आपने कोई नई चीज लॉन्च करी और आपकी पब्लिक बता रही है आपको कि भाई आप गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो। इससे बेटर आपको क्या चाहिए? बेसिकली पूरी दुनिया पड़ी है, बट those constructive criticism can come from people who have been with you since the day one. So I believe content creator होना आज के दिन पे is of utmost importance. आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जी, आपको जरूरत नहीं है, बट आप कंटेंट क्रिएशन करते हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट नीश में करते हो और जिसमें आप बहुत अच्छा करते भी हो। आप इसलिए भी करते हो, मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल यू आर एक्चुअली वेरी ड्रिवन एंड वेरी फोकस्ड। वो आप में आपकी पर्सनैलिटी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट इज जस्ट अबाउट द पर्सन ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट। और आप, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं करते। यू आर ड्रिवन workaholic sort of a guy as far as I understand. What would you say to somebody who is starting off but who does not have the financial backing? Content creation करना चाहता है, करना चाह रहा है, हो सकता है कर भी रहा हो, बट उसके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। कैसे अपना पाथ निकालेगा कैसे? सर मेरा ना एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसने मुझे सिखाया था कि जी। कैसे करते कंटेंट क्रिएशन when I was going through the same fact. हाँ, तो he is a junior of mine, अच्छा, a fabulous content creator. His name is Dr. Aditya. पीडियाट्रिक्स के हैं, काफी फेमस है। तो उसने मुझे कहा कि सर आप ना ज्यादा सोच रहे हो, फोन सामने रखो, बनाओ कंटेंट। कह रहा ये जो प्रोफेशनल एडिटिंग है, द सेंस ऑफ परफेक्शन आप चाहते हो, ये सब एक स्टेज के बाद आता है, बट डे वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड मैंने उसकी खुद की वीडियोस याद है जब यूज्ड टू मेक इट, सिर्फ आईपैड से बनाता था अपनी वीडियोस। हाँ। सामने बस एक स्क्रीन खुली हुई है, नोट्स लिखे हुए हैं, वीडियो चल रही है। इफ योर कंटेंट इज पावरफुल, योर ऑडियंस इज गोना लव यू। एंड टुडे अगर आज की बात करें तो रॉ वीडियोस आर द फैट जो चल रहा है। आप रॉ वीडियोस बनाओ ना, किसने रोका है? बट आपका जो इंटेंट है ना, वो सबसे ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। अगर आप नाच रहे हो तो आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो उसको आप एजुकेट कर रहे हो। द इंटेंट नीड्स टू बी क्लियर। अगर आप मिक्स हो ना, मतलब आप डांस करके किसी को हंसा रहे हो तो भी एंटरटेनमेंट है, बट योर नीश, योर इंटेंट नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या है। जब मैंने अपना नचिकेत भाटी शो स्टार्ट किया था तो पहले के 5-6 गेस्ट we were trying to be like Shamani and Beer biceps. तो उसमें क्या हो रहा था कि I was getting doctors and we were talking about general public. हाँ। हम लोग जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे थे कि अगर स्पेसिफिक नहीं था वो। नहीं स्पेसिफिक नहीं था। तो मुझे देख के लगता था कि यार मैं किसी को कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहा हूँ। हाँ। थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी जब अपनी कम्युनिटी खुद अभी तक दिशा ढूंढ रही है तो मैं उनके लिए काम क्यों नहीं करता। नीट पीजी मैंने 10 साल से किया है, तो उसके बाद एक जर्नी होती है कि भाई क्लिनिक कैसे सेटअप करना है, जॉब कैसे जाननी है, जॉब कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, द प्रोफेशनल पाथ। और जब मैंने वो स्टार्ट किया, then I found the real impact in my work. Yeah. And that really makes me happy till this very day. कि यार मेरे पॉडकास्ट को देखकर कोई बंदा अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता है। My intent was this. तो कंटेंट क्रिएशन में मजा और ROI दोनों तभी आएगा जब आपका कंटेंट और इंटेंट बड़ा क्लियर होगा। अदरवाइज तो आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट चल रहा है। नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। वो ऑल्दो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी, बट यू आर राइट, मोस्ट केसेस नीश स्पेसिफिसिटी। हर कोई जनरली ऑडियंस में कंटेंट बना के वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना सकता, चलता नहीं है वो। एक सडन ऑडियंस होती है हर चीज की। आई थिंक कोविड, लोग ना बड़े कोविड से भी बड़े प्रभावित थे। हाँ। कोविड में जो कंटेंट क्रिएटर बन गया, ही ग्रू लाइक क्रेजी। आज के दिन पे आपको कोविड वाली ग्रोथ नहीं मिलेगी। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। आई डोंट नो अबाउट द ग्रोथ। उस वक्त क्रेजी नहीं हुई, ग्रोथ तो मेरी कोविड के बाद ही हुई, बट हाँ, कोविड ने वो जो टाइम दिया और वो स्पेस दिया, उसने मेरे को बनाया कंटेंट क्रिएटर। बट बॉस आप बहुत सारे देखोगे who grew like crazy एट दैट टाइम क्योंकि पूरा like world was on phone only. उस टाइम पे एवरेज कंजम्पशन was almost 10 to 12 hours. राइट। ये कंटेंट कंजम्पशन तो ऑटोमेटिकली उस नंबर के हिसाब से आज में एवरेज कंजम्पशन हैज कम डाउन टू 3 to 4 hours. हाँ, ये 7 घंटे का डिफरेंस कहीं ना कहीं तो आएगा ना। सही बात। आज के दिन पे nobody opens their phone or watches somebody else without a clear purpose. अभी मेहनत आपको तिगुनी करनी पड़ेगी कोविड के कंपैरिजन में। आपको इसका फ्यूचर क्या दिखता है, पर्टिकुलरली फॉर डॉक्टर्स हु वांट टू बिकम कंटेंट क्रिएटर्स, हु वांट टू पुट कंटेंट? कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत सारे हैं जो चाहेंगे कि और करें, चाहेंगे ही, और उनको भी क्यों नहीं, मतलब दे शुड गेट द रिस्पेक्ट एंड दे शुड गेट द ऑडियंस दे डिजर्व। मुझे लगता है डॉक्टर्स की इज्जत जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है इस देश में, फ्रैंकली। मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, आपके सामने नहीं कह रहा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? सर मैं सारे डॉक्टर्स को कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बनो। इसलिए नहीं कि तुम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, इसलिए कि तुम नहीं करोगे तो ये आजकल जो जितने हेल्थ इन्फ्लुएंसर आ रखे हैं ना, जो अपरेटली हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ रखे हैं, ये तुम्हारी मार्केट खा जाएंगे। ये इतना गंद फैला रहे हैं इस टाइम पे। आंखों में प्याज का रस डालो, वेजाइना में गरम तेल डालो, ये सारी बातें इन लोगों से फैल रही है। और ये क्यों फैलती है? क्योंकि हमारे वाले चुप बैठे, और हमारे वालों को लगता है इन बेचारों को भी दिक्कत नहीं है डॉक्टर्स की, इनको लगता है कि हम कंटेंट बनाएंगे, देखेगा कौन? अरे भाई बनाओगे, टाइम लगेगा,
बट अगेन द इंटेंट इज टू एजुकेट द पब्लिक फॉर अ बेटर टुमारो. अदरवाइज ये सारे लोग जो है द एपरेंट हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ये पूरी मार्केट में बहुत गंद मचा रहे हैं. वही है कि बहुत कंसिस्टेंसी और मेहनत का काम है. वो देख के लगता होगा. अरे भी हम बात कर ही रहे थे, मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है, वो टाइप ऑफ आपको समझ में आ गया वो ये भी रिलेंटलेस ही है और आप भी रिलेंटलेस ही हो, तब जाके हो पाता है ये. इतनी देर तक लगे रहना ना हर किसी के बस का ही नहीं है. और पर्टिकुलरली जिसके साथ लाइफ में और कुछ चल रहा हो, जॉब चल रही है, काम चल रहा है, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन, इट इज लाइक अ बेबी दैट नेवर ग्रोज अप. 6 महीने का बच्चा है जो 6 महीने का ही रहेगा, उसको संभाल के चलते रहो बस, और हर वक्त उसको टाइम और एनर्जी देते रहो, तब जाके बनता है. तो ये हर किसी के बस का है ही नहीं. इनफैक्ट आपको 24 घंटे सोचना पड़ता है कि क्या कंटेंट बनाना है. it's a addiction, कभी कभी I find it hard to switch my mind off. Sometimes it bothers me because I can't switch it off because I'm always thinking the wiring is such. And in fact इसको मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, क्रिएटर्स कर्स. ये होता है कि एक आप हमेशा सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे, आपको चाहिए भी, और आपकी जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है दैट हैज टू बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द व्हाट द पीपल वांट आल्सो. सो दिस इज द कर्स. यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, yes, you want to educate the public. As a competitive person, I want to make sure that my content is doing well also. It hurts me if it does not do well, very honestly. It hurts me if it is not getting views. I said, what the hell? इतनी मेहनत करके बनाया यार और अच्छा था मेरे हिसाब से. Why is it getting 5,000 views? तो वो एक कंटेंट क्रिएटर का कर्स साथ में चलता है. बट आई थिंक दैट इज अ बर्डन दैट हैज टू बी बोर्न. बट ओवरऑल तो आपकी बात सहमत ही हूँ कि ROI तो बहुत अच्छी है और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत है इसमें. लोग कहते होंगे आपको, most doctors in the country know I you. hope so. I certainly think so because you are the main podcast in the medical field. And तो आप क्या टॉपिक डिस्कस करते हो उसमें? सर नॉर्मली मुझसे लोग पूछते हैं कि बेसिकली करियर काउंसलिंग ही लेते हैं अच्छा. कि अभी हम यहाँ आए, व्हाट कैन बी डन, अदरवाइज दे हैव वॉच्ड द पॉडकास्ट, दे जस्ट कम टू मीट. हाँ. बट जब वो लोग मिलते हैं आकर, वो जो खुशी होती है ना, हाँ. एंड सो मेनी पीपल कम एंड से कि सर आपका पॉडकास्ट देख के मेरी बहुत मदद हुई. दैट्स द रियल ROI दैट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर. मैं कभी मॉनेटरीली नहीं ढूंढ रहा होता. मुझे चाहिए कि यार जो मैंने भाटिया में 10 साल किया है, हमेशा हर साल जब बच्चे एग्जाम के बाद वो भेजते थे ना थैंक यू सर, Yeah. वो आपकी लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट होता था उस टाइम पे. जब मैंने भाटिया छोड़ा तो मैं बड़ा मिस करता था कि बच्चे वो नहीं भेज रहे, एंड आप देखते थे कि हर साल का एक मोमेंट है वो आएगा. बट जब वापस इसने देना शुरू किया थ्रू द शो, just made me very very happy inside. मतलब when you do a podcast, what do you talk about? Are you talking about separate diseases, disorders with the doctors? Are you No, talking no, about no. the medical field with them? What are you doing in the I'm podcast? talking about their career with them. अच्छा. You're talking मैं about the बात career. करता हूँ, yes, let's suppose I take up a field as let's suppose medicine. हाँ. So I talk about कि what are the potentials after doing MD, what are the job opportunities, अच्छा. what is the career like, कितनी आप सैलरी बना सकते तो हो. डॉक्टर के लिए है, एग्जैक्टली डॉक्टर्स के लिए है. जनरल पब्लिक को नहीं आएगा समझ. मतलब है ही नहीं जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए है ही नहीं. It's not about the medical field that can, benefit everybody. The type of conversation I did in the first half, it's not that. This is about what they are experiencing inside the field. Yes. तो उसके लिए तो फिर हाँ, you are then that's very niche. Yeah. It's a very niche subject that we talk about. No, but the niche is huge. I believe so. And the niche is important. And I think the niche was voiceless. The niche was voiceless, the niche was directionless. Before starting my own, I used to go through just thinking कि यार मैं देखता हूँ कि लोग कैसे करते हैं. I could not find anything. हाँ. लोग डिजीज की बात कर रहे हैं, लोग इसकी बात कर रहे हैं, बट भाई डॉक्टर की जर्नी कैसे होगी ये तो बता दो. इनका करियर कैसे बनाए. हम हमेशा सोचते हैं क्लिनिक खोल लेंगे. कैसे खुलती है क्लिनिक, कहाँ खोलनी चाहिए, कितना पैसा लगता है, कितना स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए. बन गया पॉडकास्ट इसी पे ही. 8 सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है. मुझे बताओ कैसे होता है. क्लिनिक खोलनी है तो किसी डॉक्टर को, क्लिनिक अगर आपको खोलनी है तो सबसे पहले आपको अपना एरिया ढूंढना है. हाँ. जिस एरिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स है अब वहां पे खोलो. अच्छा. You know the McDonald Burger King concept? No. There's a McDonald Burger King theory. Why 99% you will see McDonald's and Burger King are always side by side. Yes. Why? I don't know. Because people are psychologically wired. When they see these kind of situations, they tend to go there to eat. And that area suddenly becomes a खाऊ गली kind of concept. भूख लग रही है वहां जाना है तो आपको मैकडोनल्ड्स से तो बर्गर किंग दोनों के हमेशा जनता भरी मिलेगी आपको. You never see them एकदम अकेले. इंस्टेड ऑफ अगर आप कभी हाईवे पे जा रहे हो, यू विल सी 4 to 5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं ये लोग, फूड कॉम्प्लेक्स में होते हैं. बिकॉज जब आप 4 5 6 7 पे देखते हो ना तो आपको अंदर से भूख लगती है ऑटोमेटिकली. एंड योर ब्रेन सेज लेट्स गो देयर एंड ईट. यू सी अ शॉपिंग मॉल, यू गो देयर टू शॉप. काउंटर इंटुइटिव बात है.
क्योंकि आदमी अज्यूम ये करेगा कि हाँ। वहां जाना चाहिए जहां पे नहीं है। आप कभी भी अकेले अगर मैकडॉनल्ड्स दिख जाता है तो आपको नहीं लगता कि जाए खाना चाहिए, क्योंकि आपको एक महसूस होता है कि नहीं यार ये जगह ठीक है लग रही। जहाँ 4-5 सेम चीजें होती है ना, यू गो देयर टू ईट, यू गो टू अ शॉपिंग मॉल टू शॉप विद अ क्लियर डेफिनेशन कि मुझे खरीदना है सामान। और कभी शॉपिंग मॉल चले जाओ, अब कुछ ना कुछ लेके ही बाहर आओगे। तो इसकी वजह से जहाँ पे भी 4-5 डॉटर बैठे होंगे, हाँ। पीपल गो देयर टू गेट ट्रीटेड। एंड जब आप वहां खोलते हो, आपका फुटफॉल हमेशा ज्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप अ स्टैंड अलोन क्लिनिक। इंटरेस्टिंग। ठीक है, so that is one thing that a doctor should do before opening a clinic. Absolutely. Okay, so that is if that is point number one, and you said there are 7 or 8 such points, very valuable. If a doctor is watching this and they have not for some reason seen your podcast, they should see it to find out what they should be doing with their careers. And I wanted to ask a question about my sister who is now Please, becoming a please. doctor. आपकी बिरादरी में वो एंटर करी चुकी, साइकाइट्री की बात कर रही थी वो. She was talking about going in that direction, and she was talking about, so how does a person navigate, you know, कि कौन सी फील्ड में जाना है, नहीं जाना है. एक यंग डॉक्टर के लिए हम क्या बोलेंगे जो अभी कॉलेज में है, स्टूडेंट है. सो थर्ड ईयर से ना हमारे क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं। अच्छा. वी स्टार्ट गोइंग टू हॉस्पिटल, रेजिडेंट के साथ हमें पेशेंट दिखाए जाते हैं। सो डॉक्टर की असलियत कब बाहर निकलती है, जब वो पेशेंट देखता है अलग अलग फील्ड्स में, एंड देन ही स्टार्ट्स गेटिंग अटैच्ड टू वन फील्ड। थर्ड और फोर्थ ईयर में आप डॉक्टर ही बनते, यू आर स्टिल एन अंडर ग्रेजुएट। जब आप इंटर्नशिप में आते हो तब आप राउंड लगता है ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में। अच्छा. 15-20 दिन, एक महीने की ड्यूटी लगती है, तब आप डॉक्टर होते हो। उस टाइम पे परफेक्ट टाइम होता है टू एनालाइज विच सेक्शन सूट्स यू द मोस्ट। आर यू अ सर्जन, आर यू एन फिजिशियन? बहुत लोग होते हैं जिनको सर्जरी पसंद नहीं होती, कि भाई हमें इतना नहीं करना, 10 घंटे नहीं लगाने, हमें ओपीडी करनी है। बहुत लोग होते हैं जिनके हाथ में खरोच कहते हैं, हाथ में खुजली है, कि वो सर्जन होते हैं, तो भाई हमें चाहिए चाकू छुरी, हमें सर्जरी करनी है। कुछ लोग वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको है कि नहीं यार मुझे ये ब्रांच चाहिए, मुझे फिजिशियन हूं मैं, बट मुझे इमरजेंसी नहीं चाहिए, तो दे गो टुवर्ड्स ऑप्थेल, ईएनटी, साइकेट्री। ऑलराइट, एवरीथिंग कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द थर्ड फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप। तो जाओगे, सीखोगे, जहां दिल लग गया वो आपकी ब्रांच है। आप मेडिकल फील्ड का फ्यूचर कैसे देखते हो इस देश में? सर हेल्थ केयर है तो देश है, हेल्थ केयर नहीं है तो देश ही नहीं है। बढ़ेगा, ऑफ कोर्स। इम्प्रूव होगा? नहीं। नहीं. क्यों? कौन है सुनने वाला, कौन है करने वाला? अगर आप करते, सपोज आप सुनने वाले हो, आप करते, क्या करते हैं? सर कुछ ना बेसिक्स है हमारे देश के। हमने आपने सुना है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिडेंट्स और ओवरवर्क्ड। हाँ. सिंपल मैथ्स क्या होती है? सिंपल मैथ्स होती है कि भाई लेट्स सपोज एक KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, बहुत माना हुआ, ठीक है. बहुत पुराना। वहां पे बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है। वहां पे लगा लो कि 10 रेजिडेंट अगर काम करते हैं तो सब 24 घंटे काम करते हैं। 22 घंटे की ड्यूटी होती है, 2 घंटे सोने को मिलता है, अगले दिन सेम रिपीट। ये है वहां पे रेजिडेंट 1 का। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए भाई, एक्सेल शीट बनाओ। सरकार एक चीज बनाएगी जो कहती है कि भाई एक रेजिडेंट 50 पेशेंट देखेगा। तो KGMU में अगर 1000 पेशेंट का लोड आ रहा है तो वहां कितने रेजिडेंट होने चाहिए? 20। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ पे, जो प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं 50, वहां पे रेजिडेंट कितने दे रखे हैं? 20, क्योंकि वो पैसा खिला रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ही बैलेंस कर दे, तो कि वहां पे 20 रेजिडेंट हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 1 हो, तो ऑटोमेटिकली गेम बन जाएगा ना। तो उसको भी 10 घंटे की ड्यूटी करने को मिलेगी, वो सो भी सकता है, उसको सैटरडे संडे ऑफ भी मिलेगा, और ये बंदा जो 50 पेशेंट देख रहा है वो आराम से देख लेगा। बट हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ पे 50 पेशेंट है वहां पे उन्होंने 20 रेजिडेंट दिए हुए हैं, जहाँ पे 1000 पेशेंट है वहां पे 10 रेजिडेंट दिए हुए हैं। ये बैलेंस को ठीक करो। इस टाइप का कोई रेगुलेशन नहीं है सरकार का? कुछ नहीं है। अच्छा. There is no work-life balance in the field of doctors till they have not crossed their colleges. उसके बाद भी नहीं होता वैसे तो, बट कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है। मिनिमम वेज नहीं है हमारे यहाँ पे। दिल्ली में JR-शिप में अगर 1 लाख रुपए मिलता है तो वही चीज केरला में 30-40 हजार रुपए मिलती है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को उस पर लेकर आऊंगा ना कि अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो पूरे देश को काम तो उतना ही हो रहा है, यहाँ भी 20 घंटे, वहां भी 20 घंटे, तो भाई पे भी तो सेम होनी चाहिए ना। मिनिमम वेज बनाओ, सेम पे कर दो हर जगह पे। 1-1 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए। 12 साल DM करने के बाद पहली नौकरी साउथ इंडिया में, केरला कर्नाटका में 50-50 हजार रुपए की मिल रही है। एक 33 साल का बंदा या बंदी 50 हजार रुपए लेके बाहर निकल रहा है। आप बताओ गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, रोज एक नया कांड हो रहा है। कुछ दिन पहले IMA के स्टेट प्रेसिडेंट, राजस्थान के प्रेसिडेंट साहब को, जो ऑलमोस्ट 60 इयर्स के होंगे, हमारे पिताजी की उम्र के, उनको बेरहमी से मारा गया। कपड़े फाड़ दिए गए, पहले अंदर मारा, बाहर लेके कपड़े फाड़े, जान की धमकी दी, जान लेने की कोशिश करी, वो तो बच गए,
और जब इतने सीनियर पॉलिटिकली एसोसिएटेड बंदे के साथ ऐसा हो सकता है तो जूनियर्स की तो औकात ही नहीं कुछ भी। कोई भी आकर कभी भी मार सकता है। वीडियोस देखो आप, बीदर जैसे कर्नाटका के एरिया में 8 बंदे मिलकर एक रेजिडेंट को मार रहे हैं। चलो मार दिया, समझ में आना है, पुलिस एक्शन कुछ भी नहीं। द पॉइंट इज, अगर आपके खुद के हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ महसूस नहीं करेंगे, कौन काम करना चाहेगा? हम बात करते हैं आप लोग सेकंड टियर थर्ड टियर में काम नहीं करते, भाई सेकंड थर्ड टियर में जो हाल हो रहा है कौन काम करना चाहेगा? आप अपनी बहन को भेजोगे? डॉक्टर की कोई एसोसिएशन नहीं है? अच्छा, वो एक्टिव नहीं है? है ये सब मुद्दे उठाते उनकी नहीं भी है वो गलती लोग? नहीं है। उनकी भी कोई नहीं चलती? वो कहते हैं कि ठीक है भाई आज स्ट्राइक कर लेते हैं, डॉक्टर्स में यूनिटी है ही नहीं। डॉक्टर्स की स्ट्राइक तो अलग ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगी। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ एक बार देश को झटका जरूर देना चाहिए। मुझे पता है बहुत कंट्रोवर्शियल है, ओह, बट जिस तरह डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, एक दिन के लिए आप बंद करके देखो, तभी लोगों को इज्जत समझ में आएगी कि डॉक्टर क्या डिजर्व करते हैं। उससे पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे उसकी वजह से। वही है ना, जो डॉक्टर मर रहा है वो आप मार कैसे सकते हो? मैंने माना डॉक्टर ने गलती करी, मैंने ये भी मान लिया डॉक्टर ने स्कैम किया, मैंने ये भी मान लिया डॉक्टर ने फ्रॉड किया, मैं सब मान लिया, मार कैसे सकते हो? सर चोर को ही मारना गलत होता है, डीटीसी बस ड्राइवर गाड़ी ठोक दे उसको मारना गलत होता है, वो इट्स एन ऑफेंस। कि अब डीटीसी के बस ड्राइवर को मार नहीं सकते क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। डॉक्टर को मार कह सकते हो आप? सिर्फ किसी भी सिचुएशन में हाथ उठाना गलत है। वो 60 साल के आदमी ने क्या किया था जो आपने उसको उठा के बिल्कुल ही गंदी तरीके से मारा? द पॉइंट इज, आई डोंट वांट टू एक्ट लाइक अ रेवोल्यूशनरी हियर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लोगों को मरने दो, ये करने दो। मैं जरूर कह रहा हूँ कि एक दिन स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों है, ताकि पब्लिक को समझ में आए कि डॉक्टर किस लेवल पे एक इज्जत होल्ड करता है, उसका काम की वर्थ क्या है, प्रेशियसनेस क्या है। आप एक वकील पे हाथ उठा दो, पूरा का पूरा वो बंद हो जाएगा, कोर्ट बंद हो जाएगा। उस पर लोग नहीं मर रहे, जिनकी वहां पे बेल लगनी थी वो वापस जेल जाएंगे, बुरा हाल है वहां पे। बट वो कर देते हैं ना, हफ्ता हफ्ता बंद रहता है। सही बात। बट आप वकील पे हाथ नहीं उठा सकते, मतलब Strong नहीं है। करता यहाँ पे वो, नहीं है आपको unity। उल्टा उठा देंगे, पीट देंगे आपको पकड़ के। दे हैव डन दैट मल्टीपल विद टाइम्स। पुलिस आल्सो। दे विल बीट अप द पुलिस इफ यू हिट देम। आप ये देखो ना कितने सीरियस जाते हैं, मामला लीगल है, ये सारे हैं, सब स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं हर छोटी चीज पे। तभी तो लोग डरते हैं वकील को हाथ लगाने से। नहीं, यूनिटी तो उनमें इस टाइप की है, दे विल सपोर्ट। हमारे में नहीं। डॉक्टर में नहीं है। आई फील बैड फॉर दैम। यही है ना सर, ह्यूमैनिटेरियन क्लॉज बीच पे आ जाता है, सब कुछ आ जाता है बीच पे। लोग कहते हैं नहीं यार पेशेंट मर जाएगा, मैं वापस जाऊंगा। कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है पिटाई, जब तुम्हारे साथ होगी तभी समझ में आता है हाउ डेंजरस दिस प्रोफेशन इज। Yeah, it is very dangerous. And it always deals with very high stakes also. जब देखो high stakes, पेशेंट आपके पास है, high stakes, आपके खुद की लाइफ के भी high stakes थी। लोगों को क्या लगता है भाई, तुम आईटीए में खत्म करके आ रहे हो, तुमने दारू पी पी के अपना लिवर खराब कर रखा है, सिगरेट पी के फेफड़े खराब कर रखे हैं, डॉक्टर ने मार दिया। अरे जान बची कहाँ थी उसमें? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट योर पेशेंट, टू सेव योर पेशेंट। सीपीआर कर रहे हैं, इससे ज्यादा भगवान थोड़ी ना डॉक्टर। तुमने भगवान माना, और जब भगवान ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं की, तुमने भगवान को मारना शुरू कर दिया। ये कंसेप्ट है। और ये सबसे ज्यादा होता है यही सेकंड थर्ड टियर सिटीज में। जितने भी आप मेरठ हाईवे में अस्पताल देख लो, सबसे ज्यादा पेशेंट बस आईटी के आते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, भाई चलता हुआ हाईवे है, लोग आंख बंद करके चलते हैं, लग गई, आखिरी सांसों में पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर बचा रहा है, नहीं बचा पाते तो वही आके मारना शुरू कर देते हैं। कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? That is why you say नहीं होगा improve. That is the reason for your skepticism. That is my reason for skepticism. Low pay, overworked, no protection. No, they deserve more respect, much more respect. They deserve more respect, and also a lot more protection, and some admiration also. यार, they are सारा दिन बेचारे जान बचाते करते हैं, कोई घूम के थैंक यू भी नहीं करता होगा उनको, मुझे नहीं लगता। लोग अपना पैसे दे के निकल जाते हैं, उसको तो काम ही है, गाली लग देते जाते हुए। अलग देते हैं। I have a feeling that it will improve slowly, maybe with after a certain इस टाइप का जो आप बता रहे हो, थोड़ा सा अगर कुछ होगा तभी उसके बाद, बट आई थिंक ओवरऑल लेवल पे इम्प्रूव होगा, क्योंकि देश में एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो, मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल ही हूँ वैसे तो इस देश की मासेस को लेके। एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो तो यही है कि नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रूड थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा बाइनरी थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा कम्युनल सी थिंकिंग है ब्रॉडली स्पीकिंग, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश सी थिंकिंग है। आउटरीच बहुत जल्दी हो जाता है हमारे देश में ना, और अपने क्लैन से ही मतलब है, बाकी और किसी से मतलब है नहीं अनफॉर्चुनेटली। क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी आप जो बातें कर रहे हो वो समझदारी वाली बातें हैं, तो अपने छोटे से बबल से बाहर निकलना पड़ेगा ना ये सब समझने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा होगा डॉक्टर के साथ। यू आर सो कंसर्न्ड एंड यू कांट गेट स्टेप आउट ऑफ योर बबल, यू आर फंडामेंटली एन इडियट ओनली, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल आर इन दैट बबल ओनली। I don't want to call them an idiot,
but I will say that they are in a bubble, or you can interpret it any way you want, but such is the truth. बट मैं आपको सर एक बात बताऊंगा, जी। पता है आपको, कॉमन जनता की बात समझता हूँ, डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा गलत पता क्या होते हैं, हम्म, डॉक्टर्स आर द वर्स्ट कम्युनिकेटर्स, बड़ी रूडली बात करते हैं। वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए मैं एज अ पेशेंट गया बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस द होल थिंग। तो जब मैं पहले एक दो डॉक्टर्स के पास गया ना, आई डिड नॉट टेल देम हु आई एम, सिंपली वेंट, sat as a patient, waited in line, ऐसे दिए, सब कुछ दिए। They talk rudely। और उस मोमेंट में when you have a pregnant wife by your side, my first doctor, not my current doctor, he was amazing, but my first doctor that I went to, मैं बैठा वहां पे, इतने रूडली बात कर रहे हैं मुझसे ये मत पूछो, मुझसे वो मत पूछो, ये अरे भाई मेरी फटी पड़ी है, आई हैव अ यंग प्रेग्नेंट वाइफ विद मी, अगर मैं तुझसे सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? फिर तुम मुझे गाली दोगे कि मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर की सबसे बड़ी खामी है। द मोमेंट मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ, द टोन टेनोर चेंज्ड एंड आई फेल्ट दिस इज रॉन्ग। मैं कौन हूँ शुड नॉट मैटर। मैंने आपकी कंसल्टेंसी फीस दी है, आई डिजर्व रिस्पेक्ट in return, I deserve a consultancy that is worthy of your time and your the consultation fees that you are charging। तो आप मुझसे थोड़ी देर बात तो करो, मेरे चाहे कितने भी स्टूपिड सवाल हो, ठीक है, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, मेरे हैं स्टूपिड सवाल, बट मैं आपसे तो पूछूंगा। आपके तो नहीं रहे होंगे स्टूपिड, आई Sir, इमेजिन। स्टूपिड स्टूपिड उनको लगे ना, स्टूपिड क्या थे, तो वो इरिटेटेड रहे होंगे। मतलब मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, ऑलराइट, क्या हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बिकॉज शी वाज इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। तो उस टाइम पे सवाल ऐसे ही होते हैं, आई एम देयर एज अ हस्बैंड अगेन, ऐसे भी जानना चाहता हूँ, आई नीड योर अप्रूवल कि भाई मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता। वी वर सपोज्ड टू ट्रैवल इन अ कपल ऑफ डेज, आई जस्ट वांटेड टू आस्क स्टूपिड सवाल है। अगेन दिस इज नॉट द वे टू टॉक। So he said that। या ही सेड दैट, ठीक है। एट द मोमेंट, थोड़ी देर बाद जब एंड में मैंने बताया, उससे पूछा आप क्या करते हो, मैं कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एकदम से टोन टेनर चेंज। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये मेरी सबसे डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि यार कम्युनिकेशन सुधारो, पेशेंट से ढंग से बात करो। पेशेंट, मैं जब वहां से निकला ना, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने पैसे भी दिए और मेरे सवाल भी नहीं निकल पाए। एंड में आकर मैंने चैट जीपीटी से ही बात करी। तो आप मुझे इंटिमिडेट करोगे, आप एक पेशेंट को इस तरीके से मतलब थोड़ा दिखा के बात करोगे, दिक्कत है। ये तो मुझे लगता है सिर्फ डॉक्टरों के साथ नहीं है, वो तो खैर मैं तो फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट थोड़ा दे दूंगा, क्योंकि दे आर मोर और लेस खुद ही की इशू से इरिटेट होंगे, बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो मुझे लगता है इंडिया में हर जगह ही है, आप सरकारी ऑफिस चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बड़े अच्छे से कोई बिठा के बात करेगा, अनलेस दे गेज यू सोर्स अबाउट कि कितना बड़ा आदमी है भाई, क्या कर सकता है, न्यूसेंस वैल्यू कितनी है इसकी, ये ऐसा लग नहीं रहा है इसके पंगे लेना चाहिए, फिर ठीक है, फिर मुझे सर भी निकलता है। बट अगर कोई ऐसे ही लगे कि यार ये तो ऐसे ही ये लड़का था, तो थप्पड़ मार के बात भेजते थे लोग। तो सरकारी तो आप छोड़ो, खैर I don't even talk to, I don't want to talk about what I have seen in the government, which is pathetic. So, but anyway, let's not be this skeptical. No, this skeptical, I guess, maybe because we can only do what we can do, and that is good work, and we should continue doing that. So, for that, all I can do is offer encouragement and also, get some in return, and that's what we should do. Continue this content creation journey, और जितना होगा करते रहेंगे, और जो आप मुझे बताना, if there is anything I can do. So I have very high regard for this doctors community. मैं आपको ये बताना चाह रहा था, and the other people also seeing this should also know this. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेडिकल साइंस की, और अगर मेरे लायक कुछ होगा, should there be a requirement ever, then you will have that support from me. थैंक यू सो मच। Thank you.